हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है और साथ ही अयोगवाह और आगत ध्वनियों के बारे में हम लोगों ने डिटेल से जान लिया था। और आज उसी से आगे वर्णमाला का ही हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक का नाम क्या है कि किसी व्यंजन को आधा या फिर स्वर रहित किस प्रकार से किया जाता है, इनको आधा करने के या फिर स्वर रहित करने के कौन कौन से नियम हैं और किस व्यंजन को हम किस नियम के आधार पर आधा करते हैं, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं क्या कि व्यंजनों को आधा करने या स्वर रहित करने के नियम, व्यंजनों को आधा करने या स्वर रहित करने के नियम, जिसमें नियम नंबर एक इसमें आप लिख सकते हैं क्या कि बेवर्ण जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये ऊपर वाली लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, शिरोरेखा, और जो ये नीचे वाली हम लोग लाइन होती है इस प्रकार से लिखते हैं। जो हमारी जब हम वर्ड को लिखते हैं तो हमें इन दो लाइनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं लिखता हूँ का, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, शिरोरेखा, और जो ये सीधी लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, खड़ी पाई। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई। शायद मैं ये बात आपको हर वीडियो में बताता हूँ, खड़ी पाई। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला कि बेवर्ण जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई को लांघ कर नहीं जाते हैं। जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, बेवर्ण जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई को लांघ कर नहीं जाते हैं, इन्हें आधा करने के लिए या ऐसे व्यंजनों को आधा करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। और ऐसे वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 22। कितनी है, 22। तो आप उसमें देखेंगे कि जैसे मैं आपको बताऊं क्या कि हमारे टोटल मूल व्यंजन कितने थे, हमारे टोटल मूल व्यंजन 33, जिसमें मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से, का, खा, का, घा, ड़े। ये हमारा, मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, स्पर्श व्यंजन। क्या लिखता हूँ, स्पर्श व्यंजन। का से लेके माँ तक आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा, ड़े, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और माँ। उसके बाद हम अंतस्थ व्यंजन लिखते हैं तो कौन से आते हैं हमारे, या, रा, ला और वा। उसमें व्यंजन श, श, सा और हा। तो ये हमारे क्या थे, टोटल मूल व्यंजन थे। क्या थे, मूल व्यंजन, जो कितने हैं, 33 मूल व्यंजन। कुल व्यंजन हमारे नहीं है, ये हमारे कौन से हैं, मूल व्यंजन। तो अब इनमें से हमें पता करना है कि किस व्यंजन को हम आधा करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं। तो पहले नियम में मैंने आपको बताया कि वे व्यंजन जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई को लांघ कर नहीं जाते हैं। तो आप ऐसे इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे ऐसे कौन कौन से आते हैं। का हमारा खड़ी पाई को लांघ कर जाता है, हमारा खा आ जाएगा इसमें, खा, गा, घा। ड़े में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है तो हमारा क्या आएगा, चा। छा में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता तो जा, झा, या। उसके बाद टा में नहीं होता, ठा में नहीं होता, ड़े में, ढे में, और हमारा किस में होता है, ड़े। और उसके बाद हमारा क्या आता है, ता में होता है, था में होता है, दा में नहीं होता, धा में होता है, ना में। उसके बाद पा, फा में होता है खड़ी पाई का प्रयोग, लेकिन क्या है, ये खड़ी पाई से लांघ कर जा रहा है तो उसको हम छोड़ देंगे। इसमें हमारा क्या आएगा, हमारा बा और भा, माँ, या। रा में नहीं होता, क्या आएगा हमारा, ला, और ला के बाद क्या आएगा हमारा, वो, शा, 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 और हा में भी नहीं होता। तो एक यहाँ टोटल 22 ऐसे व्यंजन हैं जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और जो खड़ी पाई को लांघ कर भी नहीं जाते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, खड़ी पाई के आगे आगे ही रहते हैं, इसके क्या है, इस तरफ नहीं जाते। इनकी संख्या कितनी होती है, 22। गिन सकते हैं हम, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और 3, 21 और 1, 22।
तो ये कितने होते हैं हमारे 22। अब इसके बाद और इसको क्या, इसमें क्या बोला गया कि ऐसे व्यंजनों को आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, खड़ी पाई को हटा देते हैं। जैसे यदि मुझे खा को आधा करना पड़े तो किस प्रकार से हमारा खा आधा होगा, इस प्रकार से। गा को आधा करना पड़े तो किस प्रकार से, घा को आधा करना पड़े तो इस प्रकार से, चा को आधा करना पड़े तो इस प्रकार से। तो क्या इसी प्रकार से जब हम इन वर्णों को जब हमें आधा करना पड़ता है, स्वर रहित करना पड़ता है, तो हम इनमें से क्या खड़ी पाई को हटा देते हैं। नियम नंबर दूसरे में आप लिखेंगे क्या, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 इसमें आप क्या लिखेंगे कि वे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है, लेकिन वे खड़ी पाई को लांघ कर लिखे जाते हैं, लेकिन वो खड़ी पाई को लांघ कर लिखे जाते हैं। और ऐसे वर्ण सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से, क और फ। ये 2 ही ऐसे वर्ण हैं जो खड़ी पाई को क्या है, लांघ कर लिखे जाते हैं। खड़ी पाई को लांघ कर लिखे जाते हैं और इनमें क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग होता है और ये खड़ी पाई को लांघ कर लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार की क्या है, व्यंजनों को आधा करने के लिए, इस प्रकार के व्यंजनों को आधा करने के लिए लिख सकते हैं आप क्या, कि इस प्रकार के व्यंजनों को आधा करने के लिए खड़ी पाई से लांघ कर जाने वाले हिस्से को, खड़ी पाई से लांघ कर जाने वाले हिस्से को आधा काट दिया जाता है। कितना काट दिया जाता है, आधा काट दिया जाता है। अब आप यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे, क्या बोला गया है यहाँ पर, खड़ी पाई से आगे जाने वाले हिस्से को, यानी कि खड़ी पाई से आगे कौन सा हिस्सा गया है, ए वाला, इस हिस्से को हम आधा काट देंगे। क्या कर देंगे, आधा काट देंगे। ऐसा काके में बात करूँ तो किस प्रकार से, ऐसा पूरा नहीं काटना है। यदि पूरा काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा पै बन जाएगा। यहाँ पर यदि हम पूरा काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। इसलिए इसको पूरा नहीं काटना है। अब यहाँ पर यदि देखिए, आपसे एग्जाम में कैसे कन्फ्यूज करेगा, आपसे क्वेश्चन देगा कि बेवर्ण आपसे दे सकता है क्या, कि का और फा को आधा करने के लिए, का और फा को आधा किस प्रकार से किया जाता है। और ऑप्शन में यदि आपको दे दिया जाए हलंत लगाकर, हल चिन्ह का प्रयोग करके, या ऑप्शन में आपको दे दिया जाए क्या, खड़ी पाई को हटाकर, या एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए क्या कि व्यंजन को आधा लिखकर, या फिर दे दिया जाए क्या कि व्यंजन को आधा हटाकर, या फिर दे दिया जाए क्या खड़ी पाई से अतिरिक्त भाग को आधा हटाकर। तो वहाँ पर आप जल्दबाजी में ए ऑप्शन नहीं कराएंगे कि व्यंजन को आधा हटाकर, ये आप नहीं कराएंगे। उसमें आपको ध्यान देना है जो खड़ी पाई से अतिरिक्त हिस्सा है उसको हमें आधा करना है, ना कि पूरे वर्ण को आधा करना है। तो ये हमारे क्या थे, टोटल हमारे 24 व्यंजन हो जाते हैं। अब नियम नंबर 3 व्यंजन को आधा करने के लिए कौन सा आता है, इसमें आप लिख सकते हैं कि वे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग ही नहीं होता है। वे व्यंजन जिनको लिखने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप उसी के आगे लिखेंगे क्या, जैसे कौन कौन से हमारे आएंगे, 6 और उसके बाद क्या आएगा हमारा, टे, ठे, डे, ढे और दे, और इसके बाद क्या आएगा, रे और है। 3, 6 और 9। तो 9 ऐसे व्यंजन हैं जिनको लिखने में क्या होता है, खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है। तो आप इसमें आगे क्या लिख रहे थे कि वे व्यंजन जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें से आप क्या लिखेंगे, जिनमें से रा को छोड़कर सभी व्यंजनों को आधा करने के लिए, जिनमें से रा को छोड़कर अन्य सभी व्यंजनों को आधा करने के लिए उनके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, सिर्फ इस रा को छोड़कर। आपने कहीं पर देखा इस प्रकार का टा लिखा हुआ, इस प्रकार का, या फिर इस प्रकार का ठा लिखा हुआ, तो क्या इस प्रकार के जो व्यंजन होते हैं इनको क्या करते हैं, इनको आधा करने के लिए हम क्या करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इनमें से जो ये हमारे 8 व्यंजन है रा को छोड़कर, इन व्यंजनों को गोल व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल व्यंजन। आप लिख सकते हैं
कि रा को छोड़कर अन्य सभी व्यंजनों को क्या कहा जाता है, गोल व्यंजन। क्योंकि इनको लिखने के लिए हमें नीचे पेन को गोलाकार आकृति में हमें क्या पेन को घुमाना पड़ता है। आप देख सकते हैं, जैसे टैकू मैं इस प्रकार से लिखूँ, ठैकू मैं गोल करूँ, डे के लिए भी हमें गोल करना पड़ता है, ढे के लिए भी गोल करना पड़ता है, और दे के लिए भी गोल करना पड़ता है, और यहाँ है के लिए भी गोल करना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इन्हें गोल व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल व्यंजन भी कहा जाता है। और अब हमारा जो रे बचता है, ये तो हमारे क्या हो जाते हैं, सारे हम लोगों ने वर्ण ले लिए कि हम किस वर्ण को किस प्रकार से आधा करें। अब जो हमारा रे बचता है, इस रे को आधा किस प्रकार से किया जाए, इस रे के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं। तो रे को क्या है, रे को 4 तरीक़ों से लिखा जाता है। कितने तरीक़ों से, 4 तरीक़ों से लिखा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या, रा के रूप, रा के रूप। क्या हेडिंग डालेंगे आप, रा के रूप। अगली हेडिंग हम डालेंगे रा के रूप, रा के रूप। अब इसमें आप देखेंगे क्या कि इसके 4 रूप होते हैं, 4 तरीके से इस रा को लिखा जाता है। पहला तो क्या होता है, सामान्य रूप। क्या होता है, सामान्य रूप। जैसे मैं लिख दूं अचार, जैसे मैं लिखूं राम, जैसे मैं लिखूं अनार। तो ये क्या है, हमारा एक सामान्य रूप है। क्या है, सामान्य रूप। सामान्य रूप यानी कि जिस प्रकार से हमारा रे लिखा जाता है उसी प्रकार से क्या है, हम इसमें जहाँ पर हमारा प्रयोग होता है उसे हम क्या सामान्य रूप बोल देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा रा होता है वो कैसा होता है, स्वर सहित होता है। यानी कि हमारा पूरा जो हमारा जो रे है इसमें क्या है, स्वर छिपा होता है। यानी कि क्या होता है, स्वर सहित होता है। यानी कि ये यहाँ पर आधा नहीं होता है, स्वर सहित होता है। दूसरे रूप की मैं यदि बात करूँ तो दूसरा रूप होता है कौन सा, पदेन रूप। क्या होता है, पदेन रूप। और पदेन रूप के बाद आप ब्रैकेट में इस प्रकार से क्या चिन्ह को लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, चिन्ह को लगा लेंगे। अब आप पदेन रूप के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे क्या कि वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग होता है, इस खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे स्वयं स्वर रहित होते हैं, और वो स्वयं स्वर रहित होते हैं। यानी कि स्वयं वो क्या होते हैं, आधे होते हैं, और वो स्वयं स्वर रहित होते हैं। और उनके साथ पूरे रा को यानी कि स्वर सहित रा को, इस पूरे रा को जोड़ना हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पदेन रूप का प्रयोग करते हैं। आपने इसमें क्या लिखा कि जिन वर्णों में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वे स्वयं स्वर रहित होते हैं, और यदि उनके साथ रा को पूरा जोड़ना पड़े तो वहाँ पर रे के पदेन रूप का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, जैसे मैं लिखता हूँ ट्रक, सॉरी इसमें तो हमारा क्या होता है, खड़ी पाई का इसमें प्रयोग होता ही नहीं है टा में। जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मैंने लिखा भ्रम। क्या लिखा मैंने, भ्रम, प्रकाश, नम्रता। क्या लिखा मैंने, भ्रम, प्रकाश, नम्रता। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, डेफिनेशन में मैंने क्या बोला कि वे व्यंजन जिनके प्रयोग में जिनको लिखने में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वो स्वयं क्या होते हैं, आधे होते हैं, स्वयं स्वर रहित होते हैं। अब हम यहाँ पर एक गलती देखते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या है कि जैसे ये नम्रता लिखा है तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि ना माँ में आधा रा, या फिर कुछ लोग बोलते हैं क्या कि माँ में रा की मात्रा। तो ये दोनों ही बातें हम लोग गलत बोलते हैं। क्यों गलत बोलते हैं, जो हम लोग ये पहली बात बोलते हैं कि माँ में रा की मात्रा, तो रा की मात्रा तो ये तो बिल्कुल ही वाहियात बात है। क्योंकि रा की मात्रा कैसे हो सकती है यार, रा तो एक क्या है, व्यंजन है, व्यंजनों की मात्रा होती ही नहीं है। व्यंजन मात्राएं किसकी होती हैं, मात्राएं तो स्वर की होती हैं। तो व्यंजन की जब मात्राएं नहीं होती हैं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि रा की मात्रा है। तो ये क्या होता है, वहाँ पर रा का एक रूप होता है, वहाँ पर रा लगा होता है, ना कि रा की मात्रा लगी होती है। और एक चीज़ और हम यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, ना माँ में आधा रा। तो यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर आधा रा नहीं होता है, यहाँ पर आधा माँ होता है, ना कि आधा रा होता है। जिस
जहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन में अभी क्या लिखवाया कि जिस वर्ण में या जिस व्यंजन में खड़ी पाई का प्रयोग होता है और वह स्वयं कैसा हो, आधा हो या स्वर रहित हो, क्या हो, स्वर रहित हो, उसके साथ पूरे रा का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, पदेन रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूँ प्रकाश का, तो हमारा क्या हो जाएगा, पे कैसा है हमारा, आधा, तो हमारा हल चिन्ह लगेगा। इससे स्वर निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ये पहले से ही स्वर रहित है। फिर हमारा क्या आएगा, रे हमारा स्वर सहित है, तो हमारा क्या है, इसमें से ए निकल सकता है। और हमारा क्या है, के में दीर्घ ए है, और ये क्या है हमारा शे में हमारा क्या है, ए। तो यहाँ से हमें पता क्या चला कि पदेन रूप में भी हमारा जो रा होता है वो कैसा होता है, स्वर सहित होता है, यानी कि रे हमारा पूरा होता है, ना कि रे आधा होता है। तो ये तो थी बात किसकी, पदेन रूप की। अब इसके बाद आप इसमें क्या है, कई आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे राष्ट्रीय लिखा होता है, सॉरी इसमें पदेन रूप में राष्ट्रीय नहीं होता है, पदेन रूप का ही एक दूसरा रूप होता है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसमें और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे भ्रम है, जिक्र में आता है, जैसे मैं जिक्र लिखूं तो जिक्र में आ जाएगा प्रकाश, नम्रता, और क्या आ सकता है, प्रियंका, और ऐसे क्या कई वर्ण आ जाएंगे जिसमें पदेन रूप का प्रयोग होता है। क्रम, आप लिखते हैं क्रम, तो क्रम में आ सकता है हमारा। तो अब जब हम तीसरा रूप देखेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, पाई रूप। क्या देखेंगे, पाई रूप, और इसको आप इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या है, पाई। आप पाई का चिन्ह हम देखते हैं इसी प्रकार से होता है, हम लोग लिखते हैं पाई का चिन्ह। तो आप देखेंगे रा आपने कभी इस प्रकार से लिखा देखा होगा। तो सबसे पहली गलती तो हम यही करते हैं कि ये हमारी क्या होती है, रा की मात्रा होती है। ये पूरी रा की मात्रा नहीं होती है, जो ये इस प्रकार, जो इस तरफ का हिस्सा होता है, ये तो हमारा क्या होता है, रा। ये हमारा क्या होता है, रा का कौन सा, पदेन रूप, कौन सा, पदेन रूप। और जो इस तरफ होता है ये हमारा क्या होता है, हल चिन्ह। क्या होता है, हल चिन्ह। और जब इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो इनका संयुक्त रूप पाई जैसा दिखने लगता है, उल्टे धी जैसा दिखने लगता है। इसलिए अब आप एक चीज़ इसमें नोट करेंगे, पाई रूप के आगे आप नोट करेंगे कि जिन व्यंजनों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, जिन व्यंजनों में खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता, और वो क्या है, स्वयं स्वर, वो क्या होते हैं, स्वयं स्वर रहित होते हैं। क्या होते हैं, स्वयं स्वर रहित होते हैं। और वहाँ पर यदि पूरे रा को जोड़ना पड़े तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पदेन रूप का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम जहाँ पर खड़ी पाई प्रयोग हो रही थी वहाँ पर भी पदेन रूप का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पर खड़ी पाई का जिन व्यंजनों में प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे हमारे कौन कौन से आते हैं, सारे के सारे गोल व्यंजन। कौन कौन से हमारे आ जाएंगे, एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारा ए आ जाएगा, छत्ती वाला 6 आ जाएगा, और हमारे कौन से आएंगे, टे, ठे, डे, ढे, और कौन से आएंगे हमारे, दे और है। कितने हो गए हमारे, 4 और 4 8। ये 8 ही हमारे क्या थे, गोल व्यंजन। तो क्या है, मैंने इनको आधा करने का आपको क्या नियम बताया था कि इनके नीचे क्या हल चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, हल चिन्ह लगा देते हैं। तो आप इसमें लिख क्या सकते हैं कि वे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात आप लिख सकते हैं कि गोल व्यंजन के साथ जब रा के पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है, रा के पदेन रूप का प्रयोग किया जाता है, तो गोल व्यंजन में पहले से आप मत लिखेंगे, गोल व्यंजन में हल चिन्ह के प्रयोग की वजह से हल चिन्ह और रा का पदेन रूप मिलकर क्या है, पाई जैसा आकार धारण कर लेते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इन सभी को, इन 8 व्यंजनों को पाई व्यंजन भी कहते हैं। आप लिख सकते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पाई व्यंजन। तो क्या इस कंडीशन में किसका प्रयोग होता है, पाई रूप का। जैसे मैं लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, ट्रक। क्या लिखा मैंने, ट्रक। तो आपने ट्रक इस तरीके से लिखा देखा होगा। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, टा में आधा रा और का, क्या हो गया, ट्रक। तो ये क्या बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पहली बात तो क्या है, टा में आधा रा है ही नहीं है, रा तो पूरा ही है, आधा क्या है यहाँ पर, टा आधा है, क्या है, टा। क्योंकि जो इस तरफ ये जो लगा हुआ है, जो इस तरफ का जो हिस्सा है, ये हमारा क्या है, ये है हल चिन्ह। ये क्या है, हल चिन्ह।
और जो इस तरफ है ये हमारा क्या है, रा का पदेन रूप। क्या है, पदेन रूप। पदेन रूप क्या है, रा का पदेन रूप। इस प्रकार जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्या है, एक पाई जैसा आकार धारण कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम पाई व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जितने भी गोल वर्ण हैं हमारे, इनको पाई व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाई व्यंजन। इसे आपने देखा होगा, ट्रक लिखा होगा, राष्ट्रीय, ड्राइवर, ड्रम, ऐसे कई शब्द होंगे जहाँ पर हल चिन्ह का और रा के पदेन रूप का एक साथ प्रयोग होता है, तो वो पाई के जैसा रूप धारण कर लेते हैं, तो इसलिए उनको क्या, पाई व्यंजन इनको बोला जाता है। और वहाँ पर क्या है, पाई रूप लगता है रा का। हम इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, रा का पाई रूप बोलते हैं। अब चौथा जो हमारा नियम है, चौथा जो नियम है उसमें आप क्या लिखेंगे, चौथा जो हमारा रूप है रा का, उसमें आप क्या लिखेंगे, रेफ रूप। क्या लिखेंगे, रेफ रूप। तो यहाँ पर इसके आगे भी आप क्या लिख सकते हैं कि जो रा है कैसा होता है, स्वर सहित होता है। यहाँ पर रा भी क्या आधा नहीं होता है, कैसा होता है, पूरा होता है रा, स्वर सहित। कैसा होता है, स्वर सहित, ना कि आधा होता है। अब बचता है हमारा लास्ट क्या, रेफ रूप। और इसके साथ आप ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख के जो रा की जो ऊपर मात्रा लगती है इस प्रकार से आप उसको लिख लेंगे। और इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब रा का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर, जब रा का प्रयोग, ये हमारी क्या होती है, शिरोरेखा। क्या होती है, शिरोरेखा। और ये क्या होती है, खड़ी पाई। खड़ी पाई। तो जब रा का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर किया जाएगा, तो उसे रा का रेफ रूप कहते हैं। और यहाँ रा स्वर रहित होता है। यहाँ पर रा कैसा होता है, स्वर रहित होता है। यानी कि सिर्फ इसी कंडीशन में हमारा रा कैसा होता है, आधा होता है। बाकी सभी कंडीशन में हमारा रा कैसा होता है, पूरा होता है। जो रेफ रूप होगा रा का, सिर्फ रेफ रूप में ही रा कैसा होता है, आधा होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, मैंने क्या लिखा, वर्षा। क्या लिखा मैंने, वर्षा। तो यहाँ पर सिर्फ यही जो हमारा इस प्रकार से जहाँ हमें रा दिखेगा ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से लगा हुआ, तो हम उसी को मानेंगे क्या, आधा रा। बाकी हमारे सभी रा कैसे होंगे, पूरे होंगे। बाकी सभी रा कैसे होंगे, पूरे होंगे। जैसे और आप देखेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, निर्माण। क्या लिखा मैंने, निर्माण। और आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो इस रा की मात्रा होगी जो हम ऊपर लगाते हैं, वो हमारी किस पे लगेगी, हमारी इस वाली लाइन पे। यदि हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे निर्माण, तो हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो ये आधा रा था, जो हमारा ये आधा रा था, जैसे यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो हमारा ये क्या होगा, ना में हमारा क्या है, ई। उसके बाद क्या है हमारा, आधा रा। क्या है हमारा, निर्माण। आधा क्या है, रा, आधा रा, स्वर हमारा नहीं निकला। उसके बाद क्या आएगा हमारा, माँ। और हमारा क्या है, दीर्घ आ इसके साथ। और उसके बाद हमारा क्या है, ऋण और ए। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर हमारा रा था, इस रा को सहारा देने के लिए कौन आया, इस रा को सहारा देने के लिए सबसे पहले से कौन दिखा, माँ दिखा। तो माँ, जो माँ है, माँ के पास तो पहले से ही स्वर था। माँ के पास क्या है, माँ तो बोला नहीं भाई, मैं तो पूरा हूँ, मुझे क्या है, मैं तुम्हें सहारा नहीं दे सकता। तो इसको सहारा कौन देता है, इसको सहारा देता है आ। कौन देता है, आ। तो जो ये दीर्घ आ की क्या है, यहाँ पर मात्रा होती है, क्या होती है, मात्रा होती है। उसी के ऊपर इस रा का, जो ये हमारा रा होता है, वो इसी के ऊपर क्या है, ऐसे लग जाता है। तो जो दीर्घ आ की क्या है, जो मात्रा के रूप में यहाँ होता है, तो वहीं पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो कभी भी इस प्रकार से यदि लिखा होगा तो वो हमारा गलत होगा। तो ये चीज़ हमारी किसकी थी, रा के रूप के बारे में। और ये हमारा क्या है, रेफ रूप है। क्या है, रेफ रूप। और इसी कंडीशन में सिर्फ हमारा रा आधा होता है। कई ऐसे शब्द हैं जैसे निर्माण, और जैसे आप क्या देखेंगे, कई वर्ण हैं, आप लोग देख सकते हैं, कई जगह आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे क्या, कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये इतने सारे कैसे याद होंगे, कैसे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ जहाँ हमारे रा का प्रयोग शिरोरेखा के नीचे होगा, कैसा होगा, शिरोरेखा के नीचे, यानी कि इस नीचे वाले भाग में, चाहे वो इस तरीके से हो, चाहे वो गोल व्यंजन के साथ इस तरीके से हो, चाहे और किस प्रकार से, चाहे हमारा ये तो हमें पता ही है। तो जहाँ जहाँ हमारा शिरोरेखा के नीचे रा आएगा, वहाँ पर हमारा कैसा होगा, रा
आधा नहीं होगा, पूरा रा होगा, यानी स्वर सहित होगा। और जहाँ पर हमारा रे श्रोरेखा के ऊपर दिखेगा वो हमारा कैसा होगा, आधा होगा। कैसा होगा, आधा होगा। इनके नाम आपको क्या याद रखना ज़रूरी है कि हमारा सामान्य रा, पदेन रूप, पाई रूप और साथ ही क्या है, रेफ रूप। तो ये क्या होते हैं, रा के हमारे क्या होते हैं, रूप होते हैं। तो ये क्या चीज़ आप लोगों को क्या क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अब इसके आगे हम देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या कि जो हमारा शब्दकोश है, यानी कि जो हिंदी भाषा की जो डिक्शनरी है, उसके अनुसार हमारे वर्णों का सही क्रम क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा कर लेते हैं। इसी वीडियो में क्या है, हम लोग उस चीज़ को भी जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में उससे आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या कि शब्दावली में, शब्दावली के अनुसार, शब्दावली नहीं, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का सही क्रम, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का सही क्रम, शब्दकोश के अनुसार वर्णों का सही क्रम। तो आप हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले तो मैं क्या लिख देता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग वर्णों को, स्वरों को और व्यंजन को हम जिस क्रम में पढ़ते आए हैं अभी तक, मैं उसी प्रकार से एक बार लिख लेता हूँ। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं मैं उस प्रकार से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसको, स्वर को। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वर। स्वर में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या है अभी तक पढ़े हुए हैं। यदि मैं व्यंजन की बात करूं, किसकी बात करूं, व्यंजन की, तो इसके बाद हमारे क्या आते हैं, का, खा, ग, घा, ण, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ढें, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, स, स, हा। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे अभी तक क्या हो गए, मूल व्यंजन। इसके बाद क्या आता है हमारा, छ, त्रा, ज्ञा और श्रे। इस प्रकार से क्या है हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं अभी तक। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़े थे, उत्क्षिप्त व्यंजन भी पढ़े थे, उनकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये क्या है, हम लोगों ने इस प्रकार से अभी तक क्या है इनका क्रम पढ़ा हुआ है कि हमारी जो वर्णमाला होती है उनका क्रम इस प्रकार से होता है। अब लेकिन शब्दकोश के अनुसार मैं बात करूं, इस प्रकार से ऐसा नहीं होता है। जैसे यदि मैं अंग्रेजी भाषा में बात करूं तो उसमें क्या सिंपल होता है, पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, उनमें क्या होता है, क्रम से होता है। जैसे मैं आपसे कोई एक शब्द लिखूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, अमन, और मैं दूसरा लिखता हूँ क्या, अनिल। तो मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या है, पहले कौन आएगा, तो आप आसानी से बता देंगे कि इस ए से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, एम हमारा पहले आता है, एन बाद में आता है, तो हमारा पहले कौन होगा, अमन, दूसरा कौन होगा, अनिल। तो हमें क्या अंग्रेजी भाषा में बहुत आसानी होती है क्योंकि इसमें क्या है, क्रम जैसे हम लोग पढ़ते हैं उसी तरीके से होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे नहीं होते हैं, हिंदी भाषा में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका सही जो क्रम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है, स्वरों को लिख लेते हैं, यानी कि अब मैं यहाँ पर सही क्रम लिख रहा हूँ, शब्दकोश के अनुसार इनका सही क्रम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि शब्दकोश के अनुसार अयोगवाय की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, अनुस्वार। क्या आता है, अनुस्वार। क्या आता है, अनुस्वार। उसके बाद हमारा क्या आता है, चंद्र बिंदु वाला। मैंने आपको बताया था चंद्र बिंदु भी शब्दकोश के अनुसार क्या है, एक अयोगवाय है। क्या है, अयोगवाय। उसके बाद हमारा क्या आता है, आहा। उसके बाद आता है हमारा आ, फिर दीर्घ आ, फिर एक आता है हमारा क्या, आगत स्वर। मैंने बताया था आपको, अर्ध चांद लगा होता है जिस पर। उसके बाद आता है क्या, ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ,
ओ और औ। इस प्रकार से हमारे क्या है स्वरों का सही क्रम हो जाता है। और यदि मैं व्यंजनों की बात करूं, किसकी मैं व्यंजनों की बात करूं, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, का। क्या आएगा, का। और अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि जो का था, तो का से मिलकर, का से और किसी अन्य वर्ण से मिलकर हमारा किसी वर्ण का निर्माण होता था। तो आप देखेंगे कि जो हमारा छत्री वाला छः है, जो छत्री वाला छः है, ये हमारा किससे मिलकर बनता था। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, बड़े ही डिटेल से बताया था इन सब के बारे में। का हमारा आधिक के प्लस श से मिलकर बनता था। किससे, के प्लस श से मिलकर बनता था, आधिक के प्लस श से। तो इस का के बाद किसका नंबर आना चाहिए, छत्री वाले छः का। तो हमारा इस के के बाद क्या आता है, छत्री वाला छः। उसके बाद हमारा फिर खे आएगा, फिर गे आएगा, फिर क्या आएगा, घे णे, उसके बाद चे छः। अब क्या आएगा हमारा, जय। जय के बाद क्या झे आ जाएगा, तो झे नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जय के द्वारा जो हमारा एक ज्ञ है, इसका निर्माण किससे होता है, आधे जय प्लस इयाँ से। किससे, आधे जय प्लस इयाँ से इसका निर्माण होता है। तो इसलिए हमारा एक ज्ञ हमारा कहाँ पर आ जाता है, इस जा के जस्ट बाद ज्ञ। उसके बाद हमारा फिर आ जाएगा क्या, झा, फिर आएगा क्या, इयाँ। उसके बाद आएगा क्या, टा, ठा, डा, ढा और अणे। उसके बाद ता। अब ता के बाद क्या, था आ जाएगा, तो था नहीं आएगा, क्योंकि इस तरह का निर्माण मैंने आपको क्या बताया था कि इस तरह का निर्माण आधे तय प्लस रे से होता है, आधे तय प्लस रे से होता है। तो इसीलिए ता के बाद क्या आ जाएगा फिर हमारा, त्रय। देखिए, यदि आप इस चीज़ को रट लेंगे, यदि आप इस चीज़ को रट लेंगे कि का के बाद ये आता है और का के बाद छा आता है, ता के बाद तना आता है, तो आप कभी ना कभी भूल जाएंगे इस चीज़ को। यदि आप इस चीज़ को क्या है प्रैक्टिकली करके आप देखते जाएं कि हाँ मैंने इसमें क्या है जा का प्रयोग था पहले, तो जब यहाँ पर जैसे ये हमारा जा है, इस वर्ण में यदि जा पहले आ रहा है, तो जा के बाद हमारा क्या आएगा, फिर इस जा के बाद क्या आएगा, वही वर्ण तो आएगा जिसमें जा छुपा हुआ है। कि जब हमारा झा आ जाएगा तो वही वर्ण आएगा जिसमें जा छुपा हुआ है। तो आपको क्या है, चीज़ें थोड़ा समझ के चलना है, ना कि चीज़ों को रटना है। अब यहाँ पर हमारा क्या था आ जाएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा, दा, धा और ना। उसके बाद पा, फा, बा, भा, मा और या, रा, ला, वा, शा। अब इस सा के बाद क्या आएगा, सा के बाद हमारा दूसरा जो से आता है ये वाला ही आ जाएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो इस श्रेय का जो निर्माण होता है, जो इस श्रेय का निर्माण होता है वो किससे होता है, आधे शय प्लस रे से, आधे शय प्लस रे से। इसलिए फिर इस शय के बाद हमारा क्या आता है, श्रेय। क्या आता है, श्रेय। और इस श्रेय के ऊपर कभी भी क्या है, आप ये जो शिरोरेखा है इसको नहीं खींचेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ये घुंडी है। ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जिनके ऊपर हम क्या शिरोरेखा को पूरा नहीं खींच सकते। जैसे आप देखेंगे, हम जो व्यंजन में हमारा ए होता है उसमें भी क्या शिरोरेखा को हम पूरा नहीं खींचते हैं। जैसे ए, दीर्घ ए, और क्या है, ओ, औ, अंग, अहा। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा कौन सा आएगा, थे, धे, भे, शे, छत्री वाला छे और श्रेय। ऐसे क्या है जो वर्ण है इनके ऊपर आप शिरोरेखा नहीं खींच सकते, आपकी वो लेखनी क्या गलत हो जाएगी। उसके बाद क्या आएगा हमारा, शय के बाद हम फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ए शय आ जाएगा, से और है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, इनका क्रम सही हो जाता है। जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये हमारा क्या है, क्रम सारा अब सही हो गया है। तो क्या है, अब आप देखेंगे कि इस के बाद क्या आया है, छत्री वाला छः। इस जय के बाद क्या आया है, ज्या। और इसके बाद तय के बाद क्या आया है, त्रा। और यहाँ पर शय के बाद क्या आया है, श्रा। क्या है, श्रेय। तो ये क्यों आए हैं, क्योंकि इनके निर्माण में वो वर्ण छिपा हुआ है, जो वर्ण क्या है, जो जिस वर्ण के पीछे जस्ट आए हैं, जिस वर्ण के बाद ही आए हैं, और वो वर्ण छुपा हुआ है, इसलिए उसको वहाँ पर रखा गया है। अब देखिए, यदि अब आपको यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, आप वो चीज़ देखिए। जैसे आपको कोई 4 नाम दे दिए जाएंगे पेपर में आपको 4 नाम दे दिए जाएंगे और वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या कि शब्द को उसके अनुसार सही क्रम बताइए।
क्या बताइए, सही क्रम बताइए। जैसे मैं आपको क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा किस प्रकार से, हिंदी शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम होगा, और आपको वहाँ पर चार शब्द दिए होंगे। जैसे पहला आपको दिया हो क्या, आ नंबर पे क्या दिया हो आपको, अंजलि, अंजलि, और उसके बाद या फिर आप इसको आना करके क्या ए कर सकते हैं। और बी ऑप्शन में क्या हो, सॉरी ऑप्शन में नहीं, आपको क्या ये वर्ण दिए होंगे, आमर्स, क्या होगा, आमर्स। और तीसरा वर्ण कौन सा होगा, तो तीसरा वर्ण आपका हो सकता है क्या, अपघटन। और चौथा वर्ण आपका कौन सा हो सकता है, असहनशील, असहनशील। तो अब यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है कि इनका शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या है, और ऑप्शन में आपको इस प्रकार से रहेंगे। जैसे पहला ए ऑप्शन क्या रहेगा, CATB, और बी ऑप्शन में हो सकता है क्या, ACDB, सी ऑप्शन में क्या होगा, ACBD, और डी ऑप्शन में हो सकता है क्या, CDB और ए। इस प्रकार से क्या है आपको ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें सही क्रम कौन सा है। यानी कि जैसे पहला ऑप्शन क्या है, ए, तो यानी कि उसका कहने का मतलब क्या है कि इस ऑप्शन के अनुसार हमें बताना है, इस ऑप्शन के अनुसार हमें क्या बताना है कि पहला हमारा शब्द आएगा वो सी आएगा, या फिर जो दूसरा हमारा आएगा वो क्या आएगा, ए, यानी कि अंजलि आएगा, यानी कि डी तीसरा कौन सा है हमारा, असहनशील, और फिर क्या है बी, वो हमारा क्या है, आमर्स। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि शब्दकोश के अनुसार इसका सही क्रम बताइए कि वो किस क्रम में आएंगे, यानी कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो यदि आप देखें यहाँ पर क्या है, अनुस्वार, तो सबसे पहले हमारे हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण कौन सा है, अनुस्वार ही है। कौन सा है, अनुस्वार। तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा। ये तो हमारा कौन सा आ जाएगा, पहला, यानी कि ये कौन सा है, ए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखेंगे कि ए किस किस में है, इन दो में है ए, तो ये दो तो हमारे पहले से ही कट जाएंगे। अब हमारे पास दो बचते हैं। अब आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या है हमारा छोटा ए, यहाँ पर भी छोटा ए है, और यहाँ पर क्या है, दीर्घ ए। तो हमें पता है कि जो ये दीर्घ ए है ये तो इस छोटे ए के बाद ही आना है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि इस बी को तो क्या है, बाद में ही आना है, इन दोनों के बाद में। अब लड़ाई है इन दोनों के बीच में, तो क्या है, आ और आ, ये दोनों वर्ण समान हैं। उसके बाद क्या है हमारा पा, और यहाँ पर क्या है, शा। क्या है हमारा पा, और यहाँ पर क्या है, शा। तो हमें पता है कि पा हमारा किस में आता है, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन पहले आता है। और जो हमारा शा है ये किस में आता है, हमारा जो हमारा सा है ये किस में आता है, हमारा ऊष्म व्यंजन में। किस में, ऊष्म व्यंजन में। तो ये तो हमारे बाद में आते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सी, यानी कि जो सी है, यानी कि जो सी वाला है अपघटन, ये हमारा किसके बाद आएगा, फिर अंजलि के बाद हमारा क्या आएगा, ये सी आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद क्या है हमारा सी, यानी कि इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि अभी भी हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। तो अब आप देखेंगे क्या, इसके बाद अब हमें देखना है क्या कि सी तो हमारा इसमें आना ही आना है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, दूसरा। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर बी है। अब इन दोनों में से हमें क्या पता करना है। तो हमें पता है यहाँ पर क्या है, छोटा वाला ए, और यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला है। इसका तो हमें पता ही था कि अंत में आना है, यानी कि बी को अंत में ही आना था। तो इसमें क्या है, अंत में बी है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। इस प्रकार से आपको दे सकता है। और भी जैसे आपको शब्द दे सकता है, जैसे इमली, ए ऑप्शन में ए वर्ण आपका, ए शब्द आपका इमली रहे, और बी शब्द आपका क्या रहे, बी में आपको विजय, सी में आपको क्षत्रिय, और डी में आपको रहे क्या, कमलेश, कमलेश। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आप देखेंगे कि जो ई है, ई हमारी क्या शुरुआत में ही आती है। ई से पहले कोई आने वाला कोई यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर क्या है, छतरी वाला छ है, यहाँ पर क्या है, क है। तो यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूँ, तो हमारा क्या होगा, ई, फिर क्या आएगा हमारा मैं के बाद क्या आएगा, ए, और इसमें क्या है, ले, और ये क्या है, हमारी दीर्घ वाली ई। यदि मैं इसका करूँ तो इसका क्या आएगा, वा के साथ क्या है, लघु ई, फिर क्या है, जय,
जय के साथ क्या है ए, या, और आपको इतना पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप शुरुआत के एक दो ही वर्णों का विच्छेद करके भी आप पता कर सकते हैं। और जो छत्री वाला छ है ये हमारा किससे बनता है? आधे क से और श से, और श में हमारा क्या है ए, और जो हमारा त्र है ये हमारा किससे बनता है? आधे त से और रे से, और रे में क्या है फिर छोटी ई, और फिर क्या है ए, और क्या है आ। इसी प्रकार कमलेश को यदि मैं देखूं तो हमारा पहले का आएगा, फिर आ आएगा, फिर माँ आएगा, फिर आ आएगा, और फिर यहाँ पर ला आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगी, और फिर क्या आएगा शा और आ। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ई से पहले आने वाला कोई वर्ण है वर्णमाला के इस शब्द को उसके अनुसार ई से, तो यहाँ पर क्या है हमारे ई से पहले आने वाले तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो ए हमारा क्या आ जाएगा? ए हमारा पहले नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप इन तीन में आप देखेंगे क्या है, जो वाह है वह हमारा बाद में आता है। वाह से पहले तुम्हारा क्या आता है? वाह से पहले हमारा क्या आता है? का आता है। तो का हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। का हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? कमलेश, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद फिर क्या आता है? छा, यानी कि जो आधे कैसे मिलकर बनता है? किससे? आधे कैसे मिलकर बनता है? किससे मिलकर बनता है? आधे कैसे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी आधा क है, सॉरी मैंने इसके नीचे हल चिन्ह नहीं लगाया, यहाँ पर भी क्या है आधा क है, और यहाँ पर भी आधा क है। तो यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पर आधा क है, यहाँ पर भी आधा क है। अब दूसरा यदि मैं वर्ण देखूँ इस क्षत्रिय और कमलेश के अंदर, तो जो यहाँ पर क्या है हमारा ए, और यहाँ पर क्या है हमारा श, और से से पहले कौन आता है? ए। से कहाँ पर है हमारा? से हमारा यहाँ पर है, और ए हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर। यानी कि इस से पहले क्या आता है? ए, इसलिए कमलेश हमारा क्या आएगा? फिर दूसरा, कमलेश दूसरा आएगा। उसके बाद ये हमारा दूसरा हो जाता है, ये हमारा कौन सा हो जाता है? पहला। अब इन दोनों की बात रह गई, तो हमें पता है कि क्या है क, कैसे पहले तो हमारा क्या है क हमारा वा से पहले तो आता ही आता है, क्योंकि वा क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन, और क्या है? एक स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्षत्रिय है वो किस पे आएगा? तीसरे नंबर पे, और ये हमारा चौथे नंबर पे, इसलिए इसका सही क्या बन जाएगा? सी और बी। इस प्रकार का ऑप्शन आपको होगा, और जिसको आपको सही करना पड़ेगा। तो यह इस प्रकार से क्या आपको इस शब्द को उसमें क्या है क्वेश्चन आपको देता है, और आप क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, और जब भी आपको वो देगा तो जितने आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो मैंने आपको बताए थे कि संयुक्त व्यंजन 4 होती हैं, छात्र, ज्ञा। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्रेय। तो आप इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं क्या, कि इस छत्री वाले छ को और इस ज्ञा को वास्तविक संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संयुक्त व्यंजन। अब आप कहेंगे क्यों इन्हें संयुक्त वास्तविक क्यों कहते हैं? इन्हें वास्तविक क्यों नहीं कहते इन दोनों को, त्रय और श्रेय को? तो इन्हें वास्तविक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिस रूप में अभी लिखे हैं ये हर हाल में इसी रूप में लिखे जाएंगे, यानी कि इसके अलावा इनमें क्या कोई बदलाव नहीं होगा, ये हमेशा इसी रूप में लिखे जाएंगे। लेकिन जो त्रा और श्रेय होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था क्या, कि जब हम श्रृंगार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? श्रृंगार। तो श्रृंगार में हम इस प्रकार से इस री को ना लिखकर, श्रृंगार में हम किस प्रकार से लिखते हैं? इस प्रकार से हम श्रृंगार लिखते हैं, यानी कि जो री के साथ जो रा की मात्रा होती है, सॉरी रा की मात्रा नहीं, जो रा का रूप होता है पदेन रूप, रा का जो पदेन रूप होता है उसको हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? मैंने आपको बताया था इस बारे में बड़े ही डिटेल से बताया था कि रा के साथ री की मात्रा, जो हमारा ये री होता है, ये वाला री, जो ये री की मात्रा है, इसके साथ क्या, उस रा के साथ क्या है, इस री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। इसलिए और त्रय के साथ भी यही कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब भी री लगेगी तो त्रय से क्या होगा, ये रा का पदेन रूप हट जाएगा। तो क्या है, जो त्रय और श्रेय है इन दोनों को तो क्या है, इन दोनों में बदलाव करके इनको लिखा जाता है बहुत जगह, लेकिन जो छत्ती वाला छः और जो हमारा ज्ञा है इनमें क्या है कोई बदलाव नहीं होता है, इसलिए इनको क्या वास्तविक संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। इस बात को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो बात हमारी क्या थी, शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का सही क्रम और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको क्या है इन चीज़ों में कभी कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये भी क्या है आप बड़े ही ध्यान से देखें कि वरना आप इन दोनों चीज़ों को क्या है आप भूल जाएँ। ये हमारा चंद्र बिंदु और ये हमारा क्या अर्धचांद, ये दोनों चीज़ें ये हमारी किसके बाद आती हैं, आ के बाद, और वो हमारा किसके बाद आता है, अनुस्वार के बाद। तो ये चीज़ें थी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और इसी के साथ यदि हम लोग बात कर सकते हैं किसकी, द्वैत व्यंजन की। किसकी बात कर सकते हैं, द्वैत व्यंजन की। तो वो चीज़ भी हम इसी में समझ लेंगे।
द्वैत व्यंजन। आप लोग हेडिंग डालेंगे इसके नीचे क्या, द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? तो द्वैत व्यंजन में आप सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे। द्वैत व्यंजन में जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति, जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ पक्का, जैसे मैं लिखता हूँ मोहब्बत, जैसे मैं लिखता हूँ बच्चा, और जैसे मैं लिखता हूँ मक्का। तो क्या बोला गया कि जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है तो वहाँ द्वैत व्यंजन होता है, उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब अलग अलग शब्द, यानी कि जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मुफ्त, क्या लिखा मैंने, मुफ्त। यदि दो व्यंजन एक साथ होंगे यानी अलग अलग होंगे तब वो हमारे क्या कहलाएंगे, तब वो हमारे द्वैत व्यंजन नहीं कहलाएंगे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल चर्चा करेंगे कि इनको हम क्या कहते हैं। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं। द्वैत व्यंजन जब हमारे दो एक ही वर्ण, यानी कि एक ही किसी शब्द में एक ही वर्ण की आवृत्ति होगी, यानी कि जब एक जैसा ही वर्ण क्या है लगातार आएगा और इनके मध्य में क्या है, कोई स्वर नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कोई स्वर नहीं होगा। तो जब ये लगातार एक साथ आएंगे तो इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे इस मक्का का यदि मैं वर्ण विच्छेद करूँ तो क्या आएगा हमारा, माँ, आ और का के नीचे क्या लगेगा, हल चिन्ह। इसके बाद क्या में आ हमारा आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही का हमारा कैसा है, आधा। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, दूसरा वाला का, इसके नीचे हल चिन्ह लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, दीर्घ आ। तो आप देखें कि ये जो दो व्यंजन हैं, ये जो दो एक समान व्यंजन हैं, ये दोनों व्यंजन क्या है, एक साथ क्या है, इनकी लगातार आवृत्ति हुई है और इनके मध्य क्या है, कोई स्वर नहीं है, क्या नहीं है, कोई स्वर नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, द्वैत व्यंजन। क्या कहलाता है, द्वैत व्यंजन। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझे होंगे, द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं। और जो संयुक्त अक्षर है या संयुक्त वर्ण है, वो उस चीज़ के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी समझ में आई होंगी। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।